मेरी क्या हालत हो गई है। उसके आने से पहले मैं किस कदर आज़ाद था, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन जब से वो आया उसने मेरे दिल में घर कर लिया है, और जब वो मुझे छोड़कर चला जाएगा ये घर मुझे अपना घर नहीं मालूम होगा। वेद जी, क्या आप समझते हैं कि वो उसकी किस्मत में जीना लिखा होगा तो वो बहुत जिएगा, लेकिन आयुर्वेद के शास्त्रों में जो लिखा है उससे मालूम होता है कि हे भगवान, क्या शास्त्रों में लिखा है सफरा या लकवा, जुकाम या गठिया की बीमारियों की जड़ एक ही होती है। छोड़िए भी वेद जी, अपने शास्त्र फेंक फेंक कर मेरे ना मारिए। आप मुझे और ज्यादा परेशान कर देते हैं। आप ये बताइए कि मैं क्या करूं। मरीज के लिए इंतहाई एहतियात की जरूरत है। वो तो ठीक है, पर बताइए कैसे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बच्चे को किसी भी हाल में बाहर न जाने दिया जाए। बेचारे को दिन भर घर में बंद रखना बड़ा जुल्म है। तो इसके सिवा चारा ही क्या है। इस बच्चे के लिए कुवार की धूप और रतूबत दोनों ही नुकसानदेह, क्योंकि देखिए शास्त्रों में लिखा है सीने पर बलगम जमने में, गशी या एसाबी परेशानी में, पीलिया या तकान में। भगवान के लिए वेद जी, शास्त्रों का जिक्र छोड़िए। हाँ, तो इस गरीब को बंद रखना होगा, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं वेद जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हवा में और धूप में ये आपकी इसमें और उसमें से हमारा क्या बनेगा। आप ये सब छोड़कर मामले की बात क्यों नहीं करते कि अब हम करें क्या। आपका तरीका इलाज बच्चे के लिए बहुत ही सख्त है। वो किस खामोशी से इस बीमारी और तकलीफ को झेल रहा है। आपकी दवा पीते वक्त वो जिस खामोशी से आंखें मीच लेता है, मुझसे देखी नहीं जाती। जितनी ज्यादा तकलीफ हो उतना ही यकीनी फायदा होगा। इसी वजह से वेद चिया बनाने कहा है, दवा हो या नसीहत, जितनी ज्यादा कड़वी होगी उतनी ही ज्यादा सही होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। होनी तो होके रहेगी, अनहोनी ना होए, जाको राखे साया, मार सके ना कोई। लो, अब बड़े मियाँ आए मुसीबत बनकर। क्यों? मैं तुम्हें काट नहीं खाऊंगा। ये बात नहीं, बल्कि बच्चों का दिमाग बिगाड़ने में तुम पूरे शैतान हो। लेकिन ना तुम बच्चे हो ना तुम्हारे घर में कोई बच्चा है, फिर क्यों परेशान हो? हाँ, पर मैं एक बच्चा ले आया हूँ। अच्छा, ये कैसे? भाई, तुम जानते ही हो कि मेरी बीवी एक बच्चे को गोद लेने के लिए बेकरार थी। हाँ, मगर ये तो एक पुराना किस्सा था और तुमको तो ये बात पसंद नहीं आई थी। भाई, तुम जानते ही हो कि मैंने किस मेहनत से ये सारी दौलत कमाई है। इस ख्याल ही से मेरी जान निकलती थी कि पराया बच्चा नाचता कूदता आएगा और मेरी गाढ़ी कमाई को खुद-बुद कर डालेगा। पर ये बच्चा एक अजीब तरह से मेरे चिमट गया है। अच्छा, ये है तुम्हारी मुश्किल। अब तुम्हारी दौलत सिर्फ इसी के लिए खर्च हो रही है और इसी में तुम्हारी लक्ष्मी खुश भी रहेगी। इससे पहले मुझे रुपया कमाने का होका था। मैं अपने आप को पैसा कमाने से रोक ही नहीं सकता था। अब मैं कमाता हूँ और कमाने में बड़ा मजा आता है, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ये सब अपने इस प्यारे के लिए है। अच्छा, ये बताओ कि ये कहाँ पड़ा मिला? ये एक शख्स का लड़का है जो गांव के रिश्ते से मेरी बीवी का भाई होता था। बचपन ही में इसकी माँ मर गई और अभी थोड़े ही दिन हुए इसका बाप भी गया। फिर तो इस बेचारे को मेरी और भी जरूरत है। वेद का कहना है कि इसके जिस्म के तमाम अज़ा एक दूसरे के बैरी हो गए हैं। इसके बचने की कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं। एक सूरत है और वो ये कि इसे कवार की धूप और हवा से बचाया जाए। पर तुम भी तो एक बला हो। इस उम्र में
क्या मजाक सूझा है कि बच्चों को घर से बाहर निकाल ले जाते हो? भगवान बचाए, फिर तो मैं पहले ही से कौवा की धूप और हवा की तरह बुरा। मेरे दोस्त, मैं इन्हें अंदर रखने के गुर भी जानता हूं। आज काम खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ आऊंगा और तुम्हारे इस बच्चे से दोस्ती कर लूंगा। होली तो होके रहे, अनहोली चाचा जी। अरे तुम हो अमर? क्या मैं दाला के बाहर बिल्कुल न जाऊं? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं। वो देखिए, जहाँ चाची जी मसूर दल रही हैं, गिलहरी कैसे अपनी दुम उठाए बैठी है और दले हुए दानों को अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उठाकर चबा रही है। क्या मैं वहाँ तक भी न जाऊं? नहीं बेटे, नहीं। जी चाहता है कि मैं गिलहरी होता, बड़ा मज़ा आता। चाचा जी, आप मुझे इधर उधर जाने क्यों नहीं देते? वेद जी कहते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वेद जी कैसे जानते हैं? क्या कहते हो? वेद जी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं और तुम कहते हो कि वो कैसे जानते हैं? क्या किताबें पढ़ने से उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है? हाँ हाँ, तुम इतना भी नहीं जानते। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं किताबें नहीं पढ़ता। अब ये सोचो कि जितने बड़े बड़े पंडित हैं वो सब तुम्हारी तरह रहते हैं, कभी घर से नहीं निकलते। क्या सचमुच नहीं निकलते? भला निकल कैसे सकते हैं? सुबह से शाम तक अपनी किताबों से सर मारते रहते हैं। उनके पास इतनी फुर्सत कहाँ कि वो और कुछ देखें। बेटा, बड़े होकर तुम भी पंडित बन जाओगे, सारा वक्त घर पर बैठोगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे कि लोग देखेंगे और कहेंगे वाह, ये भी क्या आदमी है। नहीं चाचा जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे पंडित नहीं बनना, मैं पंडित नहीं बनूंगा। क्या कहते हो बेटा? अगर मैं पंडित होता तो मेरी मुक्ति हो जाती। नहीं चाचा जी, मेरा जी चाहता है कि मैं घूमूं फिरूं और जो कुछ देखने को है सब देखूं। ओके, देखोगे? क्या देखोगे? दुनिया में ऐसा है क्या जो देखोगे? वो देखिए, वो जो दूर पहाड़ी नजर आ रही है, अक्सर मेरा जी चाहता है कि मैं पहाड़ियों के उस पार दूर दूर चला जाऊं। बेटे, तुम भी कितने नादान हो। जैसे दुनिया में इसके सिवा कुछ है नहीं कि उठ खड़े हो और पहाड़ी पर चढ़ जाओ और फिर उस पार निकल जाओ। तुम अकल की बात नहीं कर रहे हो। सुनो, वो पहाड़ी एक फसील की तरह सीधी खड़ी है, उसका मतलब है कि तुम उसके पार नहीं जा सकते। वरना उसका मतलब क्या था, कितने बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा दे और मालूम हो कि कोई बड़ा काम कर दिया। चाचा जी, क्या आप समझते हैं कि ये इसलिए हैं कि कोई इनके पार न जा सके? मेरा तो ख्याल है चूँकि ज़मीन अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कह सकती, इसलिए वो अपने हाथ आसमां की तरफ उठाकर इशारा करती है और वो लोग जो बहुत दूर बैठे हैं और अकेले खिड़कियों पर खड़े हैं इस इशारे को देख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंडित लोग नहीं, उनके पास ऐसी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं होता। वो तुम्हारी तरह सड़ी सौदाई नहीं होती। चाचा जी, आपको मालूम है कल मुझे मेरे जैसा एक सड़ी सौदाई मिला था। हे भगवान, सच? कैसे? हाँ, उसके कंधे पर डंडा था जिसके सिरे पर पोटली बंधी हुई थी और उसके बाएं हाथ में पीतल की एक लुटिया थी और वो फटे पुराने जूते पहने था। वो सीधा उस चिरागा से होकर पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। मैंने उसे पुकार कर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा, मालूम नहीं, बस जा रहा हूँ। फिर मैंने पूछा,
आप क्यों जा रहे हैं? तो उसने कहा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। चाचा जी, क्या आपको भी काम के लिए जाना पड़ता है? और नहीं क्या, मुझे भी काम की तलाश में जाना है। इतने लोग हैं जो काम की तलाश में फिर रहे हैं। कितना अच्छा है, मैं भी इन्हीं की तरह इधर उधर फिरूंगा और देखूंगा क्या काम मिलता है। मान लो कि तुम तलाश करो, काम न मिले तब? वो भी बहुत अच्छा है। मैंने उस आदमी को फटे पुराने जूते पहने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते देखा। जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ इंजीर के पेड़ के नीचे चश्मा बहता है तो वो ठहर गया। उसने अपनी पोटली कंधे से उतार ली और फिर उसने अपने पाँव धोए। फिर उसने अपनी पोटली में से सत्तू निकाला और गूंद कर खाना शुरू किया। फिर अपनी पोटली बांध ली और कंधे पर रख ली। फिर घुटनों तक धोती उठाकर चश्मे के पार चला गया। मैंने चाची जी से कहा कि मुझे भी वहाँ जाने दे ताकि मैं भी उसी आदमी की तरह सत्तू खा सकूं। और फिर तुम्हारी चाची ने क्या कहा? चाची ने कहा, जब तुम अच्छे हो जाओगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। बताइए चाचा जी, मैं कब अच्छा हो जाऊंगा? घबराओ नहीं बेटे, जैसे ही अच्छा हुआ चल दूंगा। और कहाँ चल दोगे तुम? मैं चलता ही जाऊंगा, बहुत से चश्मों को पार करूंगा, धोती उठाकर पानी में से चला जाऊंगा। सब बड़े सो रहे होंगे और धूप से बचने के लिए दरवाजे बंद किए होंगे और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा काम की तलाश में, दूर बहुत दूर। ठीक है, मगर भाई पहले तंदुरुस्त हो जाओ फिर। लेकिन उस वक्त आप ये तो नहीं कहेंगे कि पंडित बन जाओ? पंडित नहीं बनना चाहते हो तो फिर क्या बनोगे? इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मगर देखो, अब जो अजनबी यहाँ से गुजरे उन्हें पुकार कर तुम उनसे बातें नहीं करना। लेकिन मुझे तो अजनबियों से बातें करने में बड़ा मजा आता है। फर्ज करो कोई तुम्हें उठा ले जाए तब? वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो कोई उठा कर भी नहीं ले जाता। जिसको देखो चाहता है कि मैं यही पड़ा रहूं। अच्छा, अब मैं अपने काम पर जाता हूँ, तुम बाहर तो नहीं निकल जाओगे? नहीं, लेकिन चाचा जी, आप मुझे सड़क के किनारे इस कमरे में रहने देंगे ना? दही लो, दही, दही लो, दही, अच्छा मीठा दही। दही वाले, वो दही वाले। क्या है, मुझे क्यों पुकार रहे? क्या दही लोगे? मैं कैसे लूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर बुलाया क्यों? बेकार में लोग वक्त खराब करते हैं। मेरा भी जी चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन मुझे मना कर दिया गया है। मेरे साथ? हाँ, जब तुम दूर सड़क से हाँक लगाते हो तो मुझे जैसे घर याद आता है। फिर तुम यहाँ क्यों पड़े हो? वेद जी कहते हैं मुझे बाहर निकलना नहीं चाहिए, इसलिए यही बैठा रहता हूँ। अरे मेरे बच्चे, तुम्हें हो क्या गया है? नहीं मालूम। देखो, मैं पंडित तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे हो क्या गया है। अच्छा ये बताओ गवाले, तुम आते कहाँ से हो? मैं अपने गांव से आता हूँ। अपने गांव से? क्या यहाँ से बहुत दूर है? हमारा गांव शामली नदी के किनारे पांच मोहराई की पहाड़ियों के दामन में है। पांच मोहरा की पहाड़ी, शामली नदी। मुमकिन है मैंने तुम्हारा गांव देखा हो, लेकिन ये नहीं याद आता कि कब। तुमने देखा है? पहाड़ों के उस पार गए हो कभी? नहीं, कभी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने उसे देखा है। तुम्हारा गांव बहुत सारे पुराने दरख्तों के नीचे है ना, वही सड़क के किनारे। ठीक कहते हो बेटा। और पहाड़ियों के ढाल पर
जानवर चरते रहते हैं। भाई वाह, हमारे गांव में जानवर नहीं चलते तो और क्या। और गांव की औरतें सुर्ख साड़ियाँ बांधे नदी से पानी लेती हैं और गड्ढे अपने सर पर उठाकर ले जाती हैं। हमारी गांव की औरतें नदी से पानी तो ले आती हैं, मगर उनमें से हर एक के पास लाल साड़ी बांधने को नहीं होती। पर सुनो तो, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तुम वहाँ जरूर टालने के लिए गए होंगे। नहीं, कभी नहीं, लेकिन जैसे ही वेद जी मुझे इजाज़त दे देंगे मैं तुम्हारे गांव ज़रूर आऊँगा। हाँ बेटे, बहुत खुशी से। अब तुम मुझे दही बेलना भी सिखा दोगे। दही लो दही कैसे पुकारते हैं और तुम्हारी तरह बहंगी रखकर दूर दूर तक कैसे जाते हैं। भाई वाह, तुमको दही बेचना सिखा दूं? तुम क्यों दही बेचो? तुमको तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने हैं और पंडित बनना है। नहीं, मैं पंडित नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारी तरह रहूंगा और पुराने बरगद के नीचे सुर्ख सड़क के किनारे वाले गांव से अपना दही लाकर घर घर बेचता फिरूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम कैसे हाँक लगाते हो दही लो दही? मुझे भी ऐसे हाँक लगाना सिखा दोगे? तुमको हाँक लगाना सिखा दूं? क्या अच्छा ख्याल है। नहीं, मुझे सिखा दो, मुझे ऐसे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे दिल में क्या होता है जब तुम सड़क के मोड़ से हाँक लगाते हो और तुम्हारी आवाज़ दरख्तों से होकर आती है। तुम्हें बताऊं, मुझे तुम्हारी आवाज़ वैसी लगती है जैसी आसमां के उस सिरे से आने वाली चीलों की महीन सी आवाज़। अच्छा दो बेटे, कुछ लोगे? मैं कैसे लूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं नहीं, पैसों की बात मत करो। तुम थोड़ा सा दही लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा ये बताओ गवाले, मैंने तुम्हें बहुत देर तक तो नहीं रोका? नहीं, इससे मेरा कोई हरज नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो आज तुमसे ये सीख लिया कि आदमी कैसे दही बेच के भी खुश रह सकता है। दही लो दही, दही लो दही, दही लो दही, अच्छा मीठा दही, गांव का दही, इस देश का दही। सुबह सवेरे गांव की औरतें गायों को कतार में खड़ा कर देती हैं, फिर दूध निकालती हैं जिसका दही बनाती है। दही लो दही, अच्छा मीठा दही, दही लो वो देखो चौकीदार फेरे लगा रहा है। मैंने कहा चौकीदार जरा यहाँ आओ, मुझसे बात करो। क्या शोर मचा रखा है? तुम हम जैसे लोगों से डरते नहीं हो? नहीं, क्यों डरो? फर्ज करो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाऊं तो? कहाँ ले जाओगे? क्या बहुत दूर ले जाओगे, पहाड़ियों के उस पार? फर्ज करो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर सीधा राजा के पास ले जाऊं तो? राजा के पास? हाँ जरूर जरूर, लेकिन वेद जी तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। मुझे कोई उठाकर नहीं ले जा सकता, मुझे तो सारा दिन यही रहना पड़ता है। तो वेद जी तुम्हें बाहर नहीं जाने देते? अब मैं समझा, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया और तुम्हारी आंखों के गिर्द काले काले हाले पड़ गए। तुम्हारे दुबले पतले हाथों की नसें उभर आई। चौकीदार, तुम घंटा नहीं बजाओगे? नहीं, अभी वक्त नहीं है। कितनी अजीब बात है, कोई कहता है अभी वक्त नहीं हुआ, कोई कहता है वक्त गुजर चुका, लेकिन तुम्हारा तो ठीक वक्त वही है जब तुम घंटा बजाते हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो उसी वक्त घंटा बजाता हूँ जब उसका वक्त होता है। हाँ, मुझे तुम्हारा घंटा सुनने में बड़ा मज़ा आता है।
दोपहर के खाने के बाद जब चाचा जी काम पे निकल जाते हैं और चाची जी रामायण पढ़ते पढ़ते सो जाती है, टान 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 सुनाई देता है। चौकीदार, कहो बेटा। तुम घंटा क्यों बजाते हो? मैं घंटा इसलिए बजाता हूं कि लोगों को मालूम हो जाए वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, बस ये आगे बढ़ता जाता है। कहाँ जाता है? किस देश को? हाँ, ये कोई नहीं जानता किस देश को जाता है। फिर मेरा तो ख्याल है वहाँ कोई कभी गया ही न होगा। मेरा भी बहुत जी चाहता है कि मैं वक्त के साथ उड़कर किसी ऐसे देश में चला जाऊं जहाँ का हाल कोई नहीं जानता। हाँ बेटा, हम में से सबको एक न एक दिन वहां जाना ही है। क्या मुझे भी जाना होगा? हाँ हाँ, तुम्हें भी। लेकिन वेद जी तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। शायद वेद जी खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाएंगे। नहीं, वो नहीं ले जाएंगे। तुम उन्हें नहीं जानते, वो मुझे बंद करके रखते हैं। उनसे भी बढ़कर कोई आता है और हमें आजाद करके लेता है। ये बड़े वेद जी कब आएंगे? अब मेरा यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, करना तो नहीं चाहिए। मैं वही हूँ जहाँ मुझे छोड़ गए। मैं ज़रा भी नहीं हटा। लेकिन जब तुम्हारा घंटा टान 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 सुनाई देता है तो उसकी आवाज़ मेरे दिल में घुस जाती है। चौकीदार, कहाँ बेटा? बताओ तो उस बड़े मकान में क्या हो रहा है? वो जिस पे सुनहरा ऊंचा झंडा लहरा रहा है और जिसमें लोग बराबर आ जा रहे हैं। अरे वो तो हमारा नया डाकघर है। डाकघर? किसका डाकघर? अरे किसका? राजा का। और किसका? क्या इसके दफ्तर में चिट्ठियाँ आती है? हाँ हाँ, आती है। किसी दिन तुम्हारे नाम भी चिट्ठी आएगी। मेरे नाम चिट्ठी? मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा? मैं तो अभी छोटा सा बच्चा हूँ। राजा छोटे बच्चों को छोटी छोटी चिट्ठियां लिखता है। ये तो बड़े मजे की बात है। फिर राजा की चिट्ठी कब आएगी? तुम्हें कैसे पता राजा मुझे चिट्ठी लिखेगा? अरे तुम्हें चिट्ठी ना लिखनी होती तो फिर ठीक तुम्हारी खिड़की के सामने ये डाकघर क्यों खोलता जिस पर सुनहरा झंडा लहरा रहा है? अच्छा, जब राजा की चिट्ठी आएगी तो मुझ तक लाएगा कौन? अरे तुम देखते नहीं हो उसके कितने सारे डाकिये हैं जो सीनों पर गोल सुनहरे बल्ले लगाए हुए इधर से इधर दौड़े फिरते हैं। और कहाँ जाते हैं? वो इस देश में घर घर जाते हैं। मैं भी बड़ा होकर राजा का डाकिया बनूंगा। बनो बनो, जरूर बनो डाकिया। धूप हो या बारिश, अमीर हो या गरीब, घर घर चिट्ठी पहुंचाना बहुत ही बड़ा काम है ना। हाँ, इसी काम में मुझे सबसे ज्यादा मजा आएगा। चौकीदार, तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, तुम्हारा काम भी तो बहुत बड़ा है। दोपहर की धूप में जब हर तरफ सन्नाटा छाया होता है तो तुम्हारा घंटा टान 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 सुनाई देता है। और रात को कभी कभी जब यकबारगी में मेरी आँख खुलती है और चिराग बुझ चुका होता है तब भी अंधेरे में तुम्हारा घंटा धीरे धीरे टान 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 सुनाई देता है। अरे वो देखो मुखिया रहा है। मुखिया? हाँ, आप मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए।
अगर उसने मुझे देख लिया ना तो बड़ा ड्रामा हो जाएगा। कहाँ है मुखिया? अरे वो दूर आगे सड़क पर छतरी उठाए हुए अचक अचक कर चल रहा है, यही है वो। मैं समझता हूँ कि राजा ही ने इसको हमारा मुखिया बनाया होगा। राजा ने? अरे नहीं, बाप का पतंगड़ बनाने वाला। जिस गांव में देखो टांगड़ी है, नागवारी के इतने तरीके जानता है कि सब इसे डरते हैं। इसके लिए खेल तमाशा है दूसरों को मुसीबत में डालना। तुम्हें पता है काम को पूरा रखना अच्छा नहीं होता। कल सुबह फिर जरा देर के लिए आऊंगा और तुम्हें शहर भर की खबरें सुनाऊंगा। मैं चलता हूँ। इतनी अच्छी बात हो कि हर रोज राजा के यहाँ से मेरे नाम चिट्ठी आया करे। मैं खिड़की पर बैठकर राजा की चिट्ठी पढ़ूंगा। मगर हाय, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। फिर कौन मुझे राजा की चिट्ठी पढ़कर सुनाएगा? हाँ, चाची जी रामायण पढ़ती है, शायद वो राजा का लिखा हुआ पढ़ सके। अगर कोई न पढ़ पाया तो फिर मैं इन्हें हिफाजत से रखता जाऊंगा और बड़ा होकर पढ़ूंगा। मगर डाकिया मुझे ढूंढ न पाया तो? मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी, आप मेरी एक बात सुन लेंगे? ये कौन सा बंदर चीख चीख करता रहा है? अरे तुम हो बंदर कहीं का? आप मुखिया हैं ना? आज शपथ आपकी हाँ हाँ, सब इज्जत करते हैं और इसके सिवा कर ही क्या सकते हैं। क्या राजा के डाके आपकी सुनते हैं? उन्हें सुनना ही पड़ेगा। राम कसम देखूंगा कि कौन। क्या आप उनसे कह देंगे कि जो लड़का खिड़की पर खड़ा रहता है अमल है? उससे फायदा? शायद मेरे नाम कोई चिट्ठी आ जाए। तुम्हारे नाम चिट्ठी? तुम्हें कौन लिखेगा? शायद राजा ही लिखे। तुम भी क्या अजीब लड़के हो। राजा तुम्हें जरूर चिट्ठी लिखेगा। तुम तो उसके लंगोटिया यार हो ना। मुझे यकीन है कि बहुत दिनों से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। राजा तुमसे मिलने के लिए बेकरार होगा। बस कल तक ठहरो, तुम्हारी चिट्ठी आ जाएगी। बताओ तो सही मुखिया, आप मुझसे इस तरह बात क्यों करते हो? क्या नाराज हो गए हो? राम कसम जरूर नाराज। तुम राजा को चिट्ठी लिखो। माधो आजकल बहुत मोटा हो गया। उसने ढेर भर दौलत जमा कर ली है। अब उसके घर वाले राजाओं और बादशाहों की बातें किया कर। अगर मैं उसे पकड़ पाऊं तो तिगनी का नाच नचा दूं। तुम क्या चीज हो बरखुदा? मैं जरूर तुम्हारे घर राजा की चिट्ठी भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, आप इसकी फिक्र न कीजिए। क्यों नहीं भाई? मैं राजा से तुम्हारा जिक्र करूंगा और फिर उससे आने में देर नहीं लगेगी। अभी अभी राजा को कोई प्यादा तुम्हारा हाल अखबार पूछने आता ही होगा। माधव की शौकी बस मुझे हैरान कर देती है। अगर राजा को उसकी खबर मिली, उसका दिमाग कुछ दुरुस्त हो ही जाए। अरे ये कौन जा रहा है? तुम्हारे पायल कैसे छन छन कर रहे हैं? जरा देर के लिए रुक जाओ। मैं दम भर भी ठहर नहीं सकती, वैसे ही देर होती। अच्छा, तुम ठहरना नहीं चाहती? मेरा भी यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। तुम्हें देख के मुझे सुबह के सारे का ठिकाना याद आता है। क्या हो क्या गया है तुम्हें? नहीं मालूम, वे जी मुझे बाहर जाने नहीं देते। हे, फिर ना निकलो। तुम्हें वेद जी का कहना मानना चाहिए। अगर तुम शरारत करोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि बार बार हाथ रखते रहने से थक गए। लाओ जरा जरा खिड़की बंद कर दो। नहीं नहीं, ऐसा न करो। बस यही एक तो खुली है और बाकी सब बंद है। बताओ, तुम हो कौन? मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ। मैं सुधा हूँ। सुधा? कौन सी सुधा? तुम नहीं जानते?
यहाँ जो माली है उसकी बेटी हूँ। और तुम क्या करती हो? मैं अपनी टोकरी में फूल चुनती हूँ। अखू, फूल चुनना, इसी से तो तुम्हारे पाँव इस तरह थरकते हैं और पायलों से मज़े मज़े की आवाज़ें आती हैं। मेरा भी जी चाहता है कि मैं बाहर निकलूं और सबसे ऊंची डालियों से जो नज़र भी ना आए तुम्हारे लिए फूल चुन कर लाऊं। सच? क्या तुम फूलों के बारे में इतना ही जानते हो जितना कि मैं? हाँ, मैं इतना ही जानता हूँ। मैं चंपा और उसके सातों भाइयों की कहानी जानता हूँ। अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं झट घने जंगल में घुस जाऊँगा जहाँ तुम्हें रास्ते का पता नहीं, और वहाँ जहाँ वो शहद चूसने वाली चिड़िया पतली सी शाख पर झूला झूलती है, मैं चंपा का फूल बनकर खिलूँगा। तुम मेरी बहन पारुल बनोगी? क्या बहकी बहकी बातें करते हो? मैं तुम्हारी बहन पारुल कैसे बन सकती हूँ, जबकि मेरा नाम सुधा है और मेरी माँ सासी माँ है। मुझे दिन भर बहुत सारे हार बुनने पड़ते हैं। मुझे तो मज़ा आएगा अगर मैं तुम्हारी तरह यहाँ आराम से रह सकूँ। और फिर तुम दिन भर बैठे बैठे क्या करोगी? मैं अपनी बुढ़िया दुल्हन बनने और मेरी मम्मी के साथ बड़े जश्न मनाऊंगी। मगर भाई अब बहुत देर हो जा रही है, मुझे रुकना नहीं चाहिए वरना एक फूल भी नहीं। अरे जरा एक देर को और रुक जा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर देखो, शरारत न करना, अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप बैठे। जब मैं फूल लेके वापस आऊंगी तो तुमसे बातें करूंगी। तब मुझे एक फूल भी दोगी? नहीं, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? फूलों के तो दाम देने पड़ते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सारे दाम दे दूंगा। वो जो चश्मा है उसके पार काम की तलाश पर जाने से पहले। अच्छा ठीक है। फूल चुनकर वापसी में यहाँ आओगी? आऊंगी। सचमुच आओगी? हाँ आऊंगी। मुझे भूलोगी तो नहीं? मेरा नाम अमल है, बस ये याद रखना। देख लेना, मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। हुर्रा, 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 हुर्रा। हम खेलने जा रहे हैं। तुम लोग कौन सा खेल खेलोगे? हम हलवाई का खेल खेलेंगे। ये रहा हमारा हल और हम की जोड़ी है। और तुम लोग दिन भर खेलोगे? हाँ, दिन भर। और तुम लोग शाम को इसी सड़क से वापस आओगे जो दरिया के किनारे किनारे आती है? हाँ हाँ, हम इसी सड़क से वापस आएंगे। और घर जाते हुए तुम लोग हमारे मकान से गुजरते हो? बाहर आओ, हमारे साथ खेलो। नहीं, वेद जी मुझे बाहर जाने नहीं देते। वेद जी, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम वेद का कहा मानते हो? अच्छा भाई चले, देर हो रही। नहीं जाओ, यही सड़क पर मेरी खिड़की के सामने खेलो, तब मैं भी तमाशा देख सकूंगा। हम यहाँ कौन सा खेल खेले? ये लो मेरे खिलौने, इनसे खेलो। ये मेरे लिए बेकार है और यहाँ पड़े पड़े गंदे हो रहे हैं। वाह वाह, क्या खिलौने हैं। ये देखो, ये जहाज है। वाह, क्या बढ़िया जटाई है। वाह, क्या शानदार सिपाही है। तुम ये सब खिलौने हमें दे दोगे? तुम्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होगा? नहीं, जरा भी नहीं। इन सबको ले जाओ। तुम इन्हें वापस तो नहीं मांगोगे? नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं। भाई ये तो बताओ, तुम्हें इनकी वजह से डांट तो नहीं पड़ेगी? नहीं, मुझे कोई नहीं डांटेगा। देखो, तुम लोग रोज सुबह इनके साथ यही सड़क पर हमारी खिड़की के सामने खेलना। जब वे खराब हो जाएंगे तो मैं तुम्हें नए मंगवा दूंगा। हाँ, हम सब खेलेंगे। मैं कहता हूँ इस सिपाही को एक कतार में खड़ा करो। हम लड़ाई का खेल खेलेंगे। बंदूक कहाँ से मिलेगी? हाँ, इस नर से अच्छा काम चलेगा। पर तुम्हें तो अभी से नींद आने लगी। हाँ भाई, मुझे तो नींद आ रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ बहुत देर से बैठा हूँ और थक गया हूँ। मेरी पीठ भी दुखने लगी है। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई, अभी से तुम्हें नींद आने लगी। ये सुनो, पहले पहर का घंटा बज गया। हाँ, इसी की टन टन से मुझे नींद आ जाती है। तब तो हमें चलना चाहिए। जाने से पहले
मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ। तुम लोग अक्सर बाहर रहते हो, क्या तुम लोग राजा के डाकियों को जानते हो? हाँ हाँ, अच्छी तरह जानते हैं। कौन है वो? मुझे उनके नाम बताओ। एक का नाम तो बादल है, दूसरे का नाम सरत है। अरे यार बहुत सारे हैं। क्या तुम लोग समझते हो अगर मेरे नाम कोई चिट्ठी आएगी तो वो लोग मुझे पहचान लेंगे? अगर चिट्ठी पे तुम्हारा नाम लिखा हो तो वो तुम्हें खुद ही तलाश लेंगे। जब तुम लोग कल यहाँ आओगे तो तुम लोग उनमें से एक डाकिये को अपने साथ लाना ताकि वो मुझे पहचान जाए। अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। क्या आज मैं खिड़की के पास भी नहीं जा सकता? क्या वेद जी इसको भी बुरा मानेंगे? नहीं बेटा नहीं, देखो वहाँ रोज बैठ बैठ कर तुमने अपनी तबीयत और खराब कर ली है। नहीं, मैं नहीं समझता कि वहाँ बैठने से मेरी तबीयत और खराब हो गई। जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो मेरी तबीयत हल्की मालूम होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ हर तरह के लोगों से तुम दोस्ती करते हो। बूढ़े जवान इकट्ठा होते हैं। गोया मेरे छज्जे के नीचे मेला लगा हुआ है। जरा देखो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। चाचा जी, कहीं ऐसा न हो मेरा फकीर गुजर जाए और मुझे खिड़की के पास न देखे। तुम्हारा फकीर? वो कौन? हाँ, वो हर रोज मेरे पास आता है और मुझे उन सारी जगहों की खबरें सुनाता है जिन्हें उसने देखा है। मुझे उसकी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। ये कैसे भाई? हाँ। मैंने तो नहीं सुना कोई ऐसा फकीर है। यही वक्त है जब वो आता है। चाचा जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उन्हें ज़रा देर के लिए मुझसे बात करने के लिए बुला दीजिए। लो आ गए। आओ बाबा, मेरी चारपाई के पास बैठ जाओ। हे भगवान, मगर ये तो मैं ही फकीर हूँ। भगवान ही जानता है तुम क्या नहीं। इस दफा कहाँ गए थे बाबा? मैं तोतों के टापू में था, अभी अभी आया। तोतों का टापू? इसमें ताज्जुब की क्या बात? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। सफर में कुछ खर्च नहीं होता। मेरा जहां जी चाहता है चल देता हूँ। तुम कितने मजे में हो बाबा, लेकिन याद रखना, तुमने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही मैं अच्छा हो जाऊंगा तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे। हाँ, जरूर मैं तुम्हें सफर के इतने गुर बताऊंगा कि समंदर पर या जंगल में या पहाड़ पर कोई चीज तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये सब बकवास है। बेटा अमिल, मैं समंदर पर या पहाड़ पर किसी चीज से नहीं दबा, पर वेद जी और तुम्हारे चाचा जी जब मिल जाते हैं मेरा जादू कुछ काम नहीं करता और मुझे हार माननी पड़ती है। नहीं, चाचा जी वेद जी को नहीं बताएंगे। मैं वादा करता हूँ कि चुपचाप लेटा रहूँगा, लेकिन जिस दिन अच्छा हुआ फकीर के साथ चल दूँगा और समंदर, पहाड़ों और दरियाओं में कोई चीज़ मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। छी छी छी, बेटा ये क्या जाने की रट लगा रखी है। तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बड़ा रंज होता है। बता बाबा, तोतों का टापू कैसा है? ये जयबात की दुनिया है, चिड़ियों का अड्डा। वहां न आदमी न आदमजाद। चिड़िया न बोलती है न चलती है, वो बस गाती और उड़ती रहती है। इतनी शानदार जगह है। क्या टापू किसी समंदर के किनारे है? हाँ हाँ, समंदर ही में तो है। और वहाँ हरी हरी पहाड़ियाँ भी हैं। हाँ हाँ,
चिड़िया उन्हीं हरी हरी पहाड़ियों में रहती हैं और जब शाम को सूरज डूबता है उन पहाड़ों पर सुर्खी छाई होती है। चिड़िया अपने अपने बाजुओं पे उड़ती हुई अपने घोंसलों में बसेरा लेने चली जाती। और वहाँ झरने भी हैं। हाँ हाँ, झरने कैसे ना होते। ऐसी कोई पहाड़ी नहीं जिस पर झरने ना हो। और झरने पिघले हुए हीरे मालूम होते हैं और क्या क्या नाच दिखाते हैं और संग्रेजे भी क्या क्या गीत गाते हैं। जब झरनों का पानी जोर और शोर से समंदर की तरफ बहता है, किसी वेद का बाप भी उन्हें एक पल के लिए नहीं रोक सकता। चिड़ियों ने समझा कि मैं बस एक आदमी हूं, एक मामूली सी चीज जिसके पर भी हैं। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। कितना अच्छा। अगर ऐसा ना होता तो मैं उनके घोंसलों के दरमियान एक झोंपड़ी बनाता और वहीं अपनी जिंदगी समंदर की लहरें गिन गिन कर काट देता। कितना अच्छा होता, मैं भी चिड़िया होता। तब तो मुझे तो ये बात जरा मुश्किल मालूम होती है। मैंने तो सुना है कि तुमने ग्वाले से तय कर लिया है कि बड़े होकर दही बेचोगे। चिड़ियों में तुम्हारा ये लेन देन नहीं चलेगा और मुमकिन है तुम्हें इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़े। बस भाई, अब तो हद होगी। तुम दोनों मिलकर मुझे पागल कर दोगे। अब मैं जाता हूँ। चाचा जी, क्या ग्वाला आ गया? और क्यों ना आता? उसे क्या पड़ी कि तुम्हारे चहीते फकीर के कहने से तोतों के टापू में घोंसलों के दरमियान भटकता फिरे। पर वो तुम्हारे लिए एक हंडिया दही दे गया है और कह दिया है तो अपनी भतीजी की शादी में लगा हुआ है और अभी कमली पाड़ा से उसे शहनाई वालों को बुलाना है। लेकिन वो तो अपनी भतीजी की शादी मुझसे करने वाला था। हे भगवान, आप फंसे मुश्किल में। उसने कहा था वो मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी दुल्हन बनेगी और उसके कानों में मोतियों के बूंदे होंगे और वो खूबसूरत सी लाल साड़ी पहने होगी। वो हर रोज सुबह काली गाय का दूध अपने हाथों से निकालेगी और फिर मुझे कोरे बर्तन में गर्म झागदार दूध पिलाएगी। फिर शाम को हाथ में लालटीन लेकर पूरे घर का चक्कर लगाएगी और मेरे पास बैठकर मुझे चंपा और उसके 6 भाइयों की कहानी सुनाएगी। कितनी प्यारी बात है। इसे सुनकर तो मुझ जैसे साधु को भी लालच आ जाएगी। पर देखिए, तुम इस शादी की परवाह ना करो, होती है तो होने दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तुम शादी करोगे उसके घर में भतीजियों की कमी ना होगी। बंद करो इस बकवास को, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बाबा, अब चाचा जी चले गए। बताओ, राजा ने मेरे नाम डाकघर में कोई चिट्ठी भेजी है या नहीं? मुझे तो कुछ ऐसा मालूम हुआ है कि राजा की चिट्ठी चल चुकी है और कहीं रास्ते में है। रास्ते में? इस रास्ते में कहाँ पर है? क्या उस सड़क पर है जो दरख्तों से बल खाती हुई जाती है और जो जंगल के उस सिरे तक दिखाई देती है जब बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है? वहीं पर है वो चिट्ठी। और तुम तो ये सब पहले ही से जानते हो। हाँ, मैं हर चीज जानता हूँ। भला वो कैसे? मैं बता नहीं सकता। मुझे याद पड़ता है कि बहुत दिनों पहले मैंने उसे कई दफ़ा देखा है। कितने दिन हुए ये नहीं बता सकता। क्या तुम्हें मालूम है कब? देखो, राजा का डाकिया पहाड़ी से उतर रहा है। उसके बाएं हाथ में लालटीन और पीठ पर डाक का थैला है। उस
उसे उतरने में कई दिन और कई रातें लगती हैं। पहाड़ियों के दामन में जहाँ झरना नदी बन जाता है, वहाँ से वो पगडंडी लेता है और फिर राई के खेतों से गुजरता हुआ जाता है। इसके बाद गन्ने का खेत आता है और वो लंबे लंबे गन्नों के बीच में जो रास्ता है उसमें गायब हो जाता है। फिर वो उस मैदान में पहुंचता है जहाँ टड्डे गीत गाते हैं। कोई आदमी दिखाई नहीं देता। चहे होते हैं जिनकी दुम हिलती रहती हैं और जो कीचड़ में चोंचे मारते रहते हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो मेरे करीब आ रहा है और मेरे दिल को बड़ी खुशी हो रही है। मेरी आंखों में तो इतनी रोशनी नहीं बेटा, मगर जब तुम बयान करते हो मुझे सब दिखाई देता है। कहो बाबा, क्या तुम उस राजा को जानते हो जिसका ये डाकघर है? हाँ, मैं रोज उसके पास भीख लेने जाता हूँ। बहुत अच्छा। जब मैं अच्छा हो जाऊंगा मैं भी उसके पास भीख लेने जा सकता हूँ ना? तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं बेटा, वो तुम्हें खुद देगा। नहीं, मैं उसकी डेवढ़ी पर जाऊंगा और जोर से कहूँगा महाराज की जय हो, और फिर तंबूरे की आवाज़ पर नाचते हुए उनसे भीख मांगूंगा। इसमें बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। और जब तुम मेरे साथ रहोगे मुझे मेरा पूरा हिस्सा मिलेगा। पर तुम मांगोगे क्या? मैं राजा से कहूँगा कि मुझे अपना डाकिया बना लीजिए ताकि मैं घर घर आपका पैगाम पहुँचाता फिरूँ। ऐसा न करे कि मैं घर पर पड़ा रहूँ। बेटे, अगर तुम्हें दिन भर घर पर पड़ा रहना पड़ता है तो इसमें रंजीदा होने की क्या बात है? रंजीदा होने की बात नहीं। जब मुझे पहले पहल इस कमरे में बंद किया गया तो मेरे लिए दिन पहाड़ हो गया। लेकिन जब से राजा का डाकघर यहाँ बना है तब से मैं अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस ख्याल से कि शायद मेरे नाम कोई चिट्ठी आएगी। इस पर मुझे बड़ी खुशी होती है। तब मुझे इसका ख्याल नहीं होता कि अकेला पड़ा हूँ। मैं सोचता हूँ कि राजा की चिट्ठी पढ़ भी पाऊँगा। तुम उसे पढ़ भी ना सके तो क्या हुआ? क्या ये काफी नहीं कि उस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? बात क्या? मैंने सुना है कि तुमने ये खबर पहुंचा रखी है कि राजा ने अपना पैगाम भेजने के लिए यहाँ अपना दफ्तर खोला है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? हमारे पंचायत मुखिया ने अपना नाम बताए बगैर ये खबर पहुंचाई है। ये भी हुआ तो क्या? क्या हमें मालूम नहीं कि राजा के कानों तक हर बात पहुंचती है? फिर तुम एहतियात क्यों नहीं करते? खामखा राजा का नाम क्यों लिया करते हो? तुम यही करते रहे तो मुझे तबादला डालोगे। क्या राजा नाराज होगा बाबा? नाराज? कैसी बातें करते? तुम जैसे बच्चे से और मुझ जैसे साधु से नाराज? मैं देखता हूं कि राजा कैसे नाराज होता है। अगर ऐसा हुआ तो हम भी उसे बता देंगे कि हम उसे क्या समझते हैं। बाबा, सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हर चीज़ खराब सी मालूम होती है। मुझसे बातें नहीं की जाती। मेरा पड़े रहने को जी चाहता है। क्या राजा की चिट्ठी नहीं आएगी? मेरे बेटे, आज चिट्ठी जरूर आएगी। आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। मालूम होता है कि तमाम दर्द गायब हो गए।
मुझे इसके इस तरह मुस्कुराने से तशवीश होती है। इसका इस तरह अच्छा होना बुरी अलामत है। चक्राधान ने लिखा है, भगवान के लिए वेद जी, चक्राधान को छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या होगा। मेरा ख्याल है ये अब और ज्यादा नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। मालूम होता है इसे फिर हवा लग गई। नहीं नहीं, मैंने हद भर एहतियात की है। इसे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। खिड़कियां तो तकरीबन सारे वक्त बंद रही। आज की हवा में अजीब खासियत है। जैसे ही मैं अंदर आया, तुम्हारे सामने के दरवाजे से हवा की एक खतरनाक रव महसूस हुई। ये बहुत नुकसानदेह होती है। इस दरवाजे पर फौरन ताला लगा दिया जाए। और क्या इसमें कोई हर्ज है कि आपके मुलाकातियों का आना 2-3 रोज के लिए बंद हो जाए? इस खिड़की को भी फौरन बंद कर दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि इससे शाम को धूप आती है और मरीज सोने नहीं पाता। अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। शायद वो सो रहा है। इसके चेहरे से मालूम होता है कि वेद जी, मैं अजनबी बच्चे को घर ले आया और इसे इस तरह प्यार करता था गोया वो मेरा अपना ही बच्चा है। और शायद मुझे इससे भी हाथ धोना पड़े। वो कौन आ रहा है? मुखिया आ रहा है तुम्हारा। ये भी एक मुसीबत है भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बेहतर होगा कि आप भी जरा मशगूल हो जाइए और देख लीजिए कि दरवाजे ठीक से बंद हैं या नहीं। अभी घर पहुंचते ही मैं एक और तेज दुआ भेजता हूँ। इसे भी आजमा कर देखिए, मुमकिन है वो इसे बचा ले। अगर बचने की कोई सूरत है। कहो बरखुदार। खामोश रहो। नहीं बाबा, आपने समझा था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रहा। मैं हर बात सुन सकता हूँ और दूर की आवाज़ें भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी और अब्बा मेरे सराहने बैठे हैं और मुझसे कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा माधव, सुनता हूँ आजकल बड़े लोगों के साथ खूब चल रही है। हमारा मजाक ना उड़ाओ मुखिया, हम मामूली लोग हैं। ये तुम्हारा बच्चा तो ये समझे बैठे हैं कि इसके पास राजा के यहाँ से चिट्ठी आई। इसकी बातों का ख्याल न करो, ये तो नादान बच्चा है। वाह, ख्याल कैसे न करूं? राजा को इसके खानदान से बेहतर खानदान ढूंढे नहीं मिलेगा। अरे सुनो बरखुदार, तुम्हारे नाम राजा के यहाँ से चिट्ठी आई है। क्या सचमुच? ये बात गलत कैसे हो सकती? तुम राजा के चहते दोस्त हो ना? ये नहीं तुम्हारी चिट्ठी। हमारा मजाक न उड़ाइए। ये नहीं तुम्हारी चिट्ठी। बाबा, क्या ये ठीक है? मेरे बेटे, मैं फकीर हूँ और कहता हूँ ये है उसी की चिट्ठी। लेकिन मुझे इसमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे सादा कागज मालूम होता है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है मुखिया जी? राजा ने लिखा है कि मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम मेरे लिए भुने हुए चावल रखना। महल का खाना अब मुझे बिल्कुल सठिया लगता है। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ मुखिया, इन बातों का मजाक मत उड़ाओ। मजाक? ये क्या मजाक उड़ाएगा? इसकी इतनी हिम्मत कहाँ? बड़े मियाँ, क्या तुम भी अपनी अकल खो बैठे? अच्छा, तुम यही समझो कि मैं अपनी अकल खो बैठा हूँ, पर मैं साफ पढ़ सकता हूँ कि राजा ने लिखा है वो खुद अमल को मिलने यहाँ आएगा।
और अपने राजवीर को साथ लाएगा। बाबा सुनो, राजा का बिगुल, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मुखिया जी, मैं समझता था कि आप मुझसे खफा है और मुझे पसंद नहीं करते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए राजा की चिट्ठी लाओगे। लाओ, मैं आपके पैरों की धूल साफ करूँ। इस लड़के में बुजुर्गों की इज्जत का जज्बा है, अगरचे कुछ बेवकूफ सा है पर दिल का अच्छा है। पैर है, घंटे की आवाज सुनो। क्या शाम का सितारा ऊपर आ गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई कैसे दे? खिड़की तो बंद है। लाओ, मैं इसे खोल देता हूं। क्या है? कौन है? ये क्या मुसीबत है? दरवाजा खोलो। मुखिया, ये कहीं डाकू तो नहीं? कौन? मैं बंधन मुखिया तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। तुम्हें इस तरह छोड़ करते हो, किसी का भी डर नहीं। देखो, डोर बंद हो गया। मेरे सामने बड़े से बड़े डाकू को लाकर खड़ा कर दो। कोई ताज्जुब नहीं कि शोर बंद हो गया, लेकिन उन्होंने बाहरी दरवाजा तोड़ दिया है। हमारे महाराज की सवारी आज रात को आ रही है। जय भगवान। रात को किस वक्त का सिर? आधी रात को, जब हमारा चौकीदार दोस्त शहर के दरवाजे पर घंटा टन 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 बजाएगा, क्या उस वक्त? हाँ, उसी वक्त वो राजा ने अपने सबसे बड़े वेद को अपने नन्हे से दोस्त के इलाज के लिए भेजा है। यहाँ कैसी घुटन है? खिड़कियां खोल दो। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, तमाम दर्द गायब हो गए। अब मैं अंधेरे के उस पार चमकते हुए सितारों को देख सकता हूँ। क्या आधी रात तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो सकती है कि तुम बिस्तर से उठ सकोगे जब महाराज आ जाएंगे? हाँ जरूर, मैं तो बहुत दिनों से चलने फिरने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं राजा से कहूँगा मुझे बताए कुतुब सितारा कहाँ पर है। ज़रूर मैंने उसे कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कौन सा सितारा है। वो तुम्हें सब बातें बताएंगे। चिराग बुझा दो। कमरे को फूलों से सजा दो और वो आदमी यहाँ नहीं रह सकता है। नहीं, उन्हें रहने दीजिए, ये हमारे दोस्त हैं। उन्होंने हमारे लिए राजा की चिट्ठी लाई। जब तुम्हारे दोस्त हैं तो रह सकते हैं। बेटा, महाराज तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो खुद यहाँ आ रहे हैं। तुम उनसे कोई तोहफा मांगना। तुम तो जानते ही हो कि हमारी हालत कितनी खराब है। आप इसके लिए परेशान न हो चाचा जी, मैं पहले ही तय कर चुका हूँ। वो क्या चीज़ है बेटे? मैं राजा से कहूँगा कि मुझे अपना डाकिया बना ले, ताकि मैं घर घर उनका पैगाम पहुंचा सकूं। आए,
बस यही मांगोगे? चाचा जी, जब महाराज यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या नजराना पेश करेंगे? उन्होंने भुने हुए चावल का हुक्म दिया है। भुने हुए चावल? हाँ। मुखिया जी, आप ही की बात सच हुई। आपने यही कहा था ना, आप वो हर चीज जानते हैं जो हम नहीं जानते। हाँ हाँ, अगर तुम मेरे घर कहला दो तो मैं राजा की बिल्कुल जरूरत नहीं। माम चिराग बुझा दो, सिर्फ सितारों की रोशनी अंदर आने दो। ये सो रहा है, मैं इसके सिरहाने बैठता हूं। खामोश। ये तुम बुत बने खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बहुत पहले ही परेशान हूँ। कहो कुछ शगुन अच्छे हैं? ये अंधेरा क्यों कर रहे हैं? सितारों की रोशनी से क्या फायदा? खामोश। अमल, वो सो गया है। मैं उसके लिए कुछ फूल लाई, क्या मैं इसके हाथ में रख दूं? रख दो। वो कब उठेगा? जब महाराज आ जाए। आप मेरी एक बात इसके कान में चुपके से कह देंगे?